करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ आपके चहेते डॉक्टर सुशील कुमार पांडे मौजूद हैं, हिस्टोरियन हैं, और आज हम सर से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे। पार्टीशन, बंटवारा, ये एक ऐसा विषय है जिस पे बहुत लोगों के अपने अपने मत हैं, लेकिन आज हम फैक्ट्स के माध्यम से जानेंगे कि पार्टीशन की वजह क्या थी, उसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या हुआ। आपको पता ही है कि इंडिया का पार्टीशन हुआ, इंडिया और पाकिस्तान दो देश बन गए, लेकिन बहुत लोगों ने अपनी ज़िंदगियां खोई हैं, अपना परिवार खोया है, अपना सब कुछ खोया है। तो इसका जिम्मेदार कौन है आखिरकार? जो बहुत सारे हम देखते हैं कि खबरें चलती हैं, कोई कहता है कि जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार थे, कोई कहता है कि गांधी जी जिम्मेदार थे, कोई कहता है जिन्ना जिम्मेदार थे, कोई किसी और का नाम लेता है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो पहले तो हम सर का स्वागत करेंगे। सर, आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया। तो हम शुरुआत करेंगे कि सर, हम चाहेंगे कि पार्टीशन के बारे में थोड़ा सा बताएं कि मतलब ये जो एक्सरसाइज थी ये कैसी रही, क्यों की गई और किस वजह से की गई। सर देखिए सिद्धांत जी, जो देश का विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो कई अलग अलग प्रकार के प्रश्न आते हैं। किसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार थे, गांधी जी जिम्मेदार थे, जिन्ना जिम्मेदार थे या अंग्रेज जिम्मेदार थे। और अभी हाल ही में जब एनसीईआरटी ने अपने कुछ नई पुस्तकों का लेखन किया है, तो उसमें चर्चा फिर से उभर करके सामने आई है। और यह भारत के, खासतौर पे समकालीन भारत के कुछ बड़े महत्वपूर्ण विषयों और बड़े महत्वपूर्ण विमर्श में शामिल है। तो देखिए, पहली महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो विभाजन की त्रासदी थी उसको हम आज भी अपने समाज में देख सकते हैं। और आज भी भारत पाकिस्तान या बांग्लादेश के संबंधों में जो कटुता आती है, समस्याएं आती हैं, उसके पीछे भी मूलतः विभाजन ही एक महत्वपूर्ण कारण था। लेकिन यहाँ जो बार बार महत्वपूर्ण सवाल आता है कि विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था, तो देखिए, विभाजन के लिए व्यक्ति या कोई किरदार तो बाद में महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वह ऐतिहासिक परिस्थितियाँ जिनके कारण विभाजन की नींव पड़ी और कैसे ये परिस्थितियाँ लगातार आगे बढ़ती गईं। उसमें कुछ व्यक्तियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन ऐतिहासिक परिस्थितियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण थीं जिनके कारण विभाजन संभव हो पाया। ओके सर। सर, इसमें हम कुछ किरदारों की बात करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि कुछ कहते हैं कि नेहरू की वजह से हुआ, कुछ गांधी की वजह से हुआ। मैंने जितना पढ़ा है, मुझे लगता है कि इसका जो मेन था वो जिन्ना था, क्योंकि वो ही अड़ गया था कि नहीं, डायरेक्ट एक्शन डे और उसके बाद नोआखली के दंगे। सर, आपका क्या मानना है कि कौन से मेन किरदार थे जिनकी वजह से विभाजन हुआ? हाँ, देखिए, विभाजन की नींव तो पड़नी शुरू हो गई 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से। सबसे पहले भारत में क्या हुआ कि जब भारत में मुसलमानों की सत्ता समाप्त हुई और अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे यहाँ का शासन अपने हाथ में लेना शुरू किया, उसी समय मुसलमानों का शासन चले जाने से उनके अंदर जो असुरक्षा की भावना पैदा हुई कि हम भारत में लंबे समय से यहाँ शासक रहे और अब हमारा शासन यहाँ समाप्त हो गया है। और जो अंग्रेजी शासन आया, वह अंग्रेजी शासन चूँकि भारत में प्रगतिशील और आधुनिक शक्तियों को लगातार बढ़ावा दे रहा था, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो या अर्थव्यवस्था में जो पूंजीवादी बदलाव आए या भारत की शिक्षा व्यवस्था, भारत में प्रेस और आधुनिक जो न्यायिक और प्रशासनिक सुधार हुए, तो इससे भारत आधुनिक प्रगतिशील शक्तियों के साथ बढ़ने लगा। और ख़ासतौर पर वे शक्तियाँ जो यूरोप से वहाँ जो पुनर्जागरण हुआ, उसके बाद जो बड़े महत्वपूर्ण विचार आए, प्रबोधन के विचार आए, उनके साथ भारत को जोड़ने का प्रयास अंग्रेज़ों ने करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन इसमें देखिए, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण थीं। मुसलमानों में जो अविश्वास पैदा हुआ अपनी सत्ता खोने के बाद, और दूसरी महत्वपूर्ण जो बात थी कि मुसलमानों में सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन काफ़ी देर से प्रारंभ हुआ। और वह जो आंदोलन प्रारंभ हुआ वो सर सैयद अहमद खान ने प्रारंभ किया, क्योंकि उनको पता था कि अब मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और अंग्रेजी शासन के सत्य को स्वीकार करना चाहिए। दूसरी तरफ ख़ासतौर पर मुसलमानों में जो एक रूढ़िवादी आंदोलन थे, उनका मानना था कि हमें अभी धार्मिक पुनरुत्थान की ओर जोर देना चाहिए और उसके लिए कई बड़े महत्वपूर्ण ऐसे आंदोलन हुए। लेकिन देखिए, जो बरेलवी आंदोलन हुआ, उसके बाद कई और बड़े महत्वपूर्ण आंदोलन हुए। तो इन्होंने प्रयास किया कि भारत में मुस्लिम राज्य की सत्ता को पुनर्स्थापित किया जाए, लेकिन अंग्रेज़ों के पास जिस तरीके की तकनीकी थी, जिस तरीके से उनके पास सैनिक श्रेष्ठता थी, तो यहाँ पर संभव नहीं हो पाया।
तो इस कारण से मुसलमान प्रारंभ में तो बड़ी उलझन में रहा, लेकिन जब सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजी शिक्षा को और अंग्रेजी नीतियों को स्वीकार किया और उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगे और भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बदला। तो यहाँ से उनका ओरिएंटेशन समझ में आ गया कि अंग्रेज़ों के साथ मुसलमानों को रह करके और आधुनिक सभ्यता संस्कृति को स्वीकार करने से ही मुसलमान भारत में मुख्य धारा में बने रह सकेंगे। लेकिन एक दूसरी बड़ी समस्या थी कि अंग्रेज़ों ने भारत में जिस तरह के सुधार प्रारंभ किए, खासतौर पे जो लोकतांत्रिक सुधार हुए, भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई, 1892 के एक्ट से राजनीतिक सुधार शुरू हुए, 1909, 1919 का अधिनियम और 1935 के अधिनियम तक भारत में जिस प्रकार से लोकतांत्रिक और राजनीतिक सुधार हुए, उसमें मुसलमानों की भूमिका काफ़ी कम हो गई, क्योंकि भारत में जो संख्या थी वो हिंदुओं की ज़्यादा थी। तो इस कारण से मुसलमानों में जो अनिश्चितता और अविश्वास पैदा हुआ, इस कारण से मुसलमान काफ़ी अलग थलग महसूस करने लगे। और शुरू में चाहे वो मोहम्मद अली जिन्ना हों या दूसरे मुस्लिम नेता हों, भले ही शुरू में वो प्रगतिशील और राष्ट्रवादी थे, लेकिन बाद में वास्तविकता को देख करके उनकी नीतियाँ पूरी तरह से बदल गईं। सर सैयद अहमद खान ने शुरू में कहा कि हिंदू और मुसलमान भारत माता की दो आँखें हैं, लेकिन बाद में उनको अपना स्टेटमेंट बदलना पड़ा। यही जिन्ना के साथ भी रहा। शुरू में राष्ट्रवादी और आधुनिक नेता थे, लेकिन जब उन्होंने यह वास्तविकता देखी कि लोकतंत्र में जहाँ पर संख्या महत्वपूर्ण है, वहाँ मुसलमान चूँकि संख्या में कम है, इस कारण से हमें अब अलग रास्ता अपनाना पड़ेगा, तो बाद में दोनों नेता सांप्रदायिक हो गए। लेकिन देखिए, इससे जो महत्वपूर्ण बात है, इस अविश्वास को आगे बढ़ाने में अंग्रेज़ों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि अंग्रेज़ों को पता था कि खासतौर पर 1857 के बाद उन्होंने देखा कि जो अलग अलग क्षेत्र थे वहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों धार्मिक आधार पर संगठित न होकर के वे आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर संगठित हुए। और अंग्रेज़ों को पता था कि जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता हमारे शासन के लिए खतरनाक हो सकती है। तो यहीं से उन्होंने भारत में बांटो और राज करो की नीति जो प्रारंभ किया, और ख़ास तौर पे मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा की ओर मोड़ा, और जितने भी प्रारंभिक अलीगढ़ स्कूल के मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के जो प्रिंसिपल रहे वो अंग्रेज रहे, और उन्होंने किस प्रकार से मुसलमानों में भय और असुरक्षा की भावना को भरना शुरू किया। यहाँ पर देखिए, बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक आई द इंडियन मुस्लिम्स, और द इंडियन मुस्लिम पुस्तक में किस प्रकार से ऐसा नैरेटिव खड़ा किया गया कि मुसलमान भारत में सुरक्षित नहीं हैं, और यह अविश्वास धीरे धीरे मुसलमानों के अभिजात्य वर्ग में भरा जाने लगा। लेकिन कहीं न कहीं शुरुआत में जो कांग्रेस की नीतियाँ रहीं, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ गणपति शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किया, और कांग्रेस का जो एक रहस्यवादी चरित्र सामने आया, उसने मुसलमानों में अविश्वास को और ज़्यादा बढ़ावा दिया कि आने वाले समय में चूँकि लोकतंत्र होगा और भारत में हिंदू राष्ट्र हो सकता है, हिंदुओं की सत्ता स्थापित हो सकती है, और हम इतने लंबे समय से यहाँ शासक थे, हमारी स्थिति यहाँ दोयम दर्जे के नागरिक की हो सकती है। इस अविश्वास को कई और कारणों ने बढ़ावा देना शुरू किया, और जैसे ही 1909 के अधिनियम में अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया, उसने बड़ी निर्णायक भूमिका निभाई, क्योंकि पृथक निर्वाचक मंडल में मुसलमान अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनेंगे और हिंदुओं के अलग अलग वर्ग अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनेंगे। इससे भारत में अविश्वास और घृणा की भावना आगे बढ़नी शुरू हुई, क्योंकि अब मुसलमानों को जो पृथक निर्वाचक मंडल मिला, उनको किसी और के वोट की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें अपने समुदाय का ही प्रतिनिधित्व करना था। इसलिए यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की नीतियाँ नहीं चल सकती थीं। कई मुस्लिम नेताओं ने मुसलमानों को एकजुट करने के लिए बहुत कट्टर धार्मिक नीतियों की वकालत किया। तो इस प्रकार से जो अविश्वास बढ़ने लगा, उसका परिणाम ये हुआ कि फिर किस प्रकार से ढाका में एक नया राजनीतिक दल बन गया, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग बना, और कैसे आगा खां और अन्य नेताओं के नेतृत्व में मुस्लिम अलगाववाद बढ़ने लगा। इसकी जो परिणति हुई, इसका जो परिणाम हुआ कि हिंदुओं में भी इस तरह के संगठन आने लगे। हिंदू महासभा का गठन हुआ, पंजाब में कई ऐसे राजनीतिक दल आए। तो ये जो अविश्वास यहाँ बढ़ने लगा, वह अभी तक केवल राजनीतिक था, लेकिन जैसे मोपला विद्रोह की घटना हुई, तो इस मोपला विद्रोह ने अभी तक जो कृषि संबंधी मुद्दे थे, आर्थिक मुद्दे थे, उन मुद्दों पर भी हिंदू मुसलमान बुरी तरह से विभाजित हो गए। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा आया, सांस्कृतिक ऐसे कई मुद्दे सामने आए,
ख़ासतौर पे उर्दू को राजभाषा बनाने का मुद्दा, यह भी काफ़ी हद तक सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला निर्णय था। और इसका परिणाम ये दिखने लगा कि अब हिंदू और मुसलमान अपने पृथक अस्तित्व के लिए संघर्ष करने लगे। तो इस प्रकार से जो ऐतिहासिक परिस्थितियां पैदा हुईं, इन्होंने ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई विभाजन की पृष्ठभूमि बनाने में। इसके बाद जो ऐसे महत्वपूर्ण नेता सामने आए जिनका अपना पर्सनल ईगो था, अपने अहम की भावना थी और नेतृत्व का मुद्दा था, जैसे जिन्ना का जो प्रारंभिक चरित्र था कि कांग्रेस के साथ मिलकर काम करते थे, लेकिन बाद में उन्हें महसूस हो गया कि एक मुस्लिम नेता होने के कारण वे भारत में महत्वपूर्ण राजनीतिक पद प्राप्त नहीं कर सकते। तो गांधी जी से उनकी जो प्रतिद्वंदिता थी और 1937 के चुनावों के बाद यह स्पष्ट हो गया कि मुस्लिम लीग अभी अपनी जो उदार नीतियों के आधार पर आगे बढ़ रहा था, तो उन्हें लगा कि इससे राजनीतिक सफलता मिलने वाली नहीं है। पंजाब और बंगाल जो दो बड़े प्रांत थे, वहाँ पर भी मुस्लिम लीग को सफलता नहीं मिली। वहाँ पर प्रजा कृषक पार्टी और दूसरे राजनीतिक दलों को सफलता मिली। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग को यह स्पष्ट हो गया कि अब भारत में जब तक हम सांप्रदायिक नीतियों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमारी पार्टी सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। तो 37 के चुनाव के बाद जिस तरह से जिन्ना का दृष्टिकोण बदला, ख़ास तौर पे सत्ता प्राप्त करने के लिए, कैसे उन्होंने कई अलग अलग रिपोर्ट्स बनवाई और कैसे मुसलमानों में अविश्वास की भावना को जन्म दिया। अंततः 23 मार्च 1940 को जो मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अलग पाकिस्तान की मांग की गई आधिकारिक तौर पर, वह इतनी जो ऐतिहासिक घटनाएं थीं उन सब का परिणाम था। तो प्रथम रूप से अगर कहें तो ऐतिहासिक परिस्थितियाँ, दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अंग्रेज़ों की महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि 1857 के बाद उन्हें जो अपनी सत्ता भारत में खतरे में लगने लगी, कैसे उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंतर्गत हिंदू और मुसलमानों को अलग करने के लिए पृथक निर्वाचक मंडल दिया, ऐसा नैरेटिव इस्टेब्लिश करने की कोशिश किया कि भारत में हिंदू और मुसलमान एक राष्ट्र नहीं हो सकते। और उसके बाद जिन्ना जैसे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिन्होंने अपने सत्ता सुख के लिए लगातार ऐसी सांप्रदायिक नीतियों को बढ़ावा दिया। पाकिस्तान का प्रस्ताव आया और उसके बाद किस प्रकार से जो भी संवैधानिक विकास हो रहा है उसमें जिन्ना ने लगातार अवरोध पैदा किया। और जब अंतिम रूप से कैबिनेट मिशन में भी उनकी सिफारिशें स्वीकार नहीं की गईं, तो जिन्ना ने जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा किया, शायद इससे शर्मनाक घटना हमारे पूरे भारतीय इतिहास में नहीं है कि किस प्रकार से वहाँ हिंदुओं की हत्या की गई। इसकी प्रतिक्रिया भी हुई और हिंदुओं ने भी मुसलमानों पर आक्रमण करना शुरू किया। तो मैं मानता हूँ कि जिन्ना की जो खासतौर पे गांधी से प्रतिद्वंदिता थी और सत्ता प्राप्त करने की उनकी जो ललक थी, उसने मुसलमानों में अलगाव को ज़्यादा बढ़ावा दिया। उसके पहले हम देखें तो यूनियनिस्ट पार्टी, सिकंदर हयात खां साहब या फजलुल हक साहब जो थे, बंगाल प्रजा कृषक पार्टी, ये ऐसे नेता थे जो सांप्रदायिक नेता होने के स्थान पर इनको हिंदू मुसलमानों दोनों का बराबर का समर्थन प्राप्त था। लेकिन जिन्ना ने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जब सांप्रदायिक चरित्र को बढ़ावा देना शुरू किया, तो मुसलमानों में जो भय और अविश्वास था वह तेजी से आगे आ गया और हिंदू भी प्रतिक्रिया में काफ़ी एकजुट होने लगा। तो ये सबसे पहले ऐसी ऐतिहासिक परिस्थितियाँ, फिर जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका और तीसरा अंग्रेज़ों ने जो अविश्वास को बढ़ावा दिया, ये तीन कारण भारत में विभाजन के सबसे महत्वपूर्ण कारण थे। इसके अलावा गांधी जी या नेहरू जी पर जो सवाल उठते हैं, तो देखिए गांधी या नेहरू जी तो विभाजन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जब अंतिम रूप से था कि विभाजन होना ही है, गांधी जी तो तब भी नहीं माने। वो कहते थे कि विभाजन मेरी लाश पर होगा, क्योंकि वो जानते थे कि इसका परिणाम क्या होगा। हमारी जो साझा संस्कृति थी, हमारे जो साझा मूल्य थे, वो किस प्रकार से प्रभावित होंगे। वो भविष्य के भारत को भी देख रहे थे। लेकिन इन दोनों की भूमिका के स्थान पर जिन्ना, अंग्रेज और ऐसी ऐतिहासिक परिस्थितियाँ, ये विभाजन के लिए मूलतः जिम्मेदार थी। सर आपने तो पूरा ही एक्सप्लेन कर दिया, मेरे पास तो अब सवाल ही नहीं बचे। लेकिन सर ये आपने बहुत सही बताया, पूरा हिस्ट्री को लेकर जो आपने एक्सप्लेन किया। इसमें सर मैं दो सवाल और जोड़ना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि जैसे अभी आपने बताया कि ये शुरुआत से चला आ रहा था और ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी नीतियाँ रहीं जिसने अल्टीमेटली पार्टीशन को जन्म दिया। बट सर जब पार्टीशन होने वाला था, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या अंग्रेज़ ये चाहते थे
कि पार्टीशन हो जाए, भारत अलग रहे, पाकिस्तान अलग रहे? अंग्रेज़ों का क्या रुख था जब ये पार्टीशन होने वाला था? हमने देखा कि डिवाइड एंड रूल तो पॉलिसी उनकी, क्योंकि उनको रूल करना था, लेकिन जब वो जा रहे थे तो सर वो क्या चाहते थे कि पार्टीशन हो कि ना हो आपके हिसाब से? हाँ, देखिए, भारत में जब राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ, खास तौर पे जब स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य ये था कि भारत में औपनिवेशिक मानसिकता तभी समाप्त होगी जब हम अंग्रेजों के आर्थिक हितों पर चोट करेंगे। धीरे धीरे भारत में स्वावलंबन बढ़ने लगा, स्वदेशी उद्योग विकसित होने लगे, और ख़ास तौर पे जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, तब यहाँ अंग्रेज़ों को पता था कि हमारे यहाँ आर्थिक हित महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो अंग्रेज़ों का भारत में अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था, और स्वयं चूँकि विश्व युद्ध में उलझे हुए थे, तो इस कारण से अब अंग्रेज़ तो 1939 के बाद चाहते थे कि वो भारत छोड़ दें। लेकिन विभाजन उनके लिए एक समस्या यह थी कि अंग्रेज़ों का दुनिया के कई देशों में उपनिवेश था, और स्वयं अंग्रेज़ जहाँ पर इंग्लैंड और उनका जो यूके था, उसमें भी उनके लिए समस्या थी कि वहाँ पर कई ऐसे धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग थे जो अलग राष्ट्र की मांग कर सकते थे। तो सैद्धांतिक रूप से अंग्रेज़ों ने इसको सहमति नहीं दिया, और जब लॉर्ड माउंटबेटन को भी यहाँ भेजा गया तो उनको इस निर्देश के साथ भेजा गया कि वह अधिकतम प्रयास करें कि विभाजन न करना पड़े। हालांकि भारत को आज़ाद करने के लिए अंग्रेज सैद्धांतिक तौर पर पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन विभाजन उनके लिए भी एक कठिन मुद्दा था कि इसके कारण उनके देश में भी समस्या होगी और वैचारिक रूप से भी उनके ऊपर हमले होंगे। तो इसलिए अंतिम समय तक अंग्रेज़ों ने भी प्रयास किया। हालांकि भारत में जो विभाजन हुआ और सांप्रदायिकता के कारण इतने दंगे हुए, उसमें अंग्रेज़ों की ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन इस सत्य को अंग्रेज़ स्वीकार करने वाले नहीं थे, और अंतिम समय तक माउंटबेटन ने प्रयास भी किया, भारतीय नेताओं से भी उन्होंने वार्ता किया, और कांग्रेस कार्य समिति में जब विभाजन के मुद्दे पर वोटिंग हुई तो इनके कई महत्वपूर्ण नेता इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। खान अब्दुल गफ्फार खान जैसा राष्ट्रवादी नेता, वो अंत तक कहते रहे कि हमें भूखे भेड़ियों के सामने छोड़ दिया गया, हमने तो भारत के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, और हमारे पठानों ने जो संघर्ष किया वो तो भारत के लिए था। तो यह बड़ा मुश्किल प्रश्न था भारतीयों के लिए भी और अंग्रेज़ों के लिए भी, लेकिन चूंकि विभाजन उस समय अनिवार्यता बन चुका था, जिस प्रकार से देश में दंगे फसाद स्टार्ट हो गए थे, और आम जो जनमानस था उसका भी मानना था कि अब विभाजन के अलावा कोई रास्ता शेष नहीं बचता है। कई भारतीय नेताओं ने भी कहा, गोविंद वल्लभ पंत जी ने कहा कि हमें विभाजन या आत्महत्या में से कोई एक चुनना पड़ेगा। सरदार पटेल ने कहा कि अब जितना चाहें न चाहें हम स्वयं विभाजन के लिए तैयार हैं। तो अब यह जो मनोवृत्ति बनने लगी, खासतौर पर डायरेक्ट एक्शन डे के बाद, कि अब हिंदू और मुसलमान एक राष्ट्र नहीं हो सकते और विभाजन ही अंतिम रास्ता था, तो इसी कारण से अंत में अंग्रेज़ों को भी इस पर सहमत होना पड़ा। सर, ये बहुत ही ज़बरदस्त फैक्ट आपने बताया, क्योंकि आमतौर पे ये बोला जाता है कि अंग्रेज़ इससे सहमत थे, मतलब ये काफ़ी एक आई ओपनर था। अब सर हम नेहरू और गांधी पे आते हैं। वैसे तो आपने काफ़ी बताया है, बट जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, ये हमने देखा कि आखिरी तक ये कह रहे थे कि नहीं होगा बंटवारा। इनफैक्ट गांधी जी ने तो ये तक प्रस्ताव रख दिया था कि मोहम्मद अली जिन्ना प्रधानमंत्री हो जाएं। वो तो नहीं मारा नेहरू जी और हमारे पटेल सर ने। लेकिन सर, क्या आपको लगता है कि एक तो गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू की पार्टीशन में भूमिका क्या थी, और क्या आपको लगता है कि कहीं भी उनके मन में था कि बंटवारा हो जाए, और किस पॉइंट पर, मतलब इसमें 3 सवाल है, किस पॉइंट पर उनको लगा कि यार अब बंटवारा हो जाना चाहिए, अब हम साथ में नहीं रह सकते? सर देखिए सिद्धांत जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि नेहरू जी या गांधी जी की भूमिका के स्थान पर मैं यह मानता हूं कि इनके स्थान पर कोई भारतीय नेता होता तो यह असंभव था कि एक ऐसे भूखे भेड़िए के सामने आत्मसमर्पण कर दिया जाता जो केवल सत्ता प्राप्त करना चाहता था, जिसका उद्देश्य केवल खून खराबा था, जो न तो पक्का मुस्लिम था, न ही कभी मस्जिद नमाज पढ़ने जाता था, जिसको खाने में पोर्क पसंद था। और देखिए, इससे बड़ी महत्वपूर्ण बात थी उनकी अपनी बेटी डीना वाडिया, जिन्होंने बाद में यहाँ वाडिया से शादी किया। डीना वाडिया ने पाकिस्तान जाने और किसी मुस्लिम से शादी करने से इनकार कर दिया था, और वो अंतिम समय तक भारतीय नागरिक रहीं। तो यह एक बड़ा विरोधाभासी है कि एक ऐसा नेता जो धर्म के आधार पर देश का विभाजन कराता है, उसकी अपनी बेटी पाकिस्तान नहीं गई, और वह स्वयं अपने अंतिम समय में भारत में आके बसना चाहते थे। तो ये जो पूरी राजनीति है केवल जिन्ना की थी, क्योंकि जिन्ना ने देखिए लगातार, अगर उनको जो लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री बना दिया जाता
और नेहरू जी इसके लिए तैयार हो जाते, गांधी जी तैयार हो जाते, तो शायद देश का विभाजन रुक जाता। देखिए, यह केवल एक बहुत काल्पनिक प्रश्न है और बड़ा काल्पनिक उत्तर भी है इसका। यह कभी देखिए सिद्धांत जी संभव ही नहीं था। इसके पीछे कारण है कि उसके पहले कई प्रयास किए गए और मुस्लिम लीग, जिसकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं थी, कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के अंतर्गत जब भारत में अंतरिम सरकार बनाने की बात आई तो उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस को बराबर मंत्री पद दिए गए, जबकि कांग्रेस उसमें 11 राज्यों में से कांग्रेस के पास 9 राज्यों में महत्वपूर्ण सरकारें थीं और इसका जनता पर इसका आधार था और समर्थन था। लेकिन मुस्लिम लीग, जिसकी राजनीतिक हैसियत नहीं थी, उसके बाद भी उसको कांग्रेस के बराबर ही 4-4 पद दिए गए। तो यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इतना देने के बाद भी जिन्ना इसके लिए सहमत नहीं थे, क्योंकि उनका काम केवल ये था कि किसी भी संवैधानिक वार्ता को लगातार रिजेक्ट करना, क्योंकि अंतिम रूप से वे पाकिस्तान के रूप में ही नया राष्ट्र चाहते थे। तो किसी भी मुद्दे पर अगर जिन्ना को बना दिया जाता तो शायद जो बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, इससे बड़े बड़े इस देश में नरसंहार होते और उस देश में स्थितियां और ज़्यादा खराब हो जाती। तो इसलिए ये तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बना से विभाजन रुक जाता, क्योंकि विभाजन की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी थी और उसका जो परिणाम सामने देखने में आ रहा था कि लगा कि अब विभाजन के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। देखिए, मध्यकाल में क्या हुआ कि लंबे समय से हमारे यहाँ साझा संस्कृति की बात की जाती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र थे नहीं और आगे भी कभी एक राष्ट्र नहीं हो सकते थे। यह ऐतिहासिक सच्चाई इसलिए है कि मुसलमान जब भारत में आए तो उन्होंने जो पहली भारत में मस्जिद बनाई, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, आज कोई भी देख सकता है। आज कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ये आपको मस्जिद दिखेगी। उस मस्जिद को जैन और विष्णु मंदिरों को तोड़ करके बनाया गया। आज भी सारी मूर्तियां ज़मीन पर पड़ी हुई हैं और यह भारत में इस्लाम की विजय का उद्घोष भी था। तो जो एक ऐसी संस्कृति जो भारत में विनाश को बढ़ावा दे रही है, हिंदुओं का लगातार धर्मांतरण करा रही, उनके धर्मस्थल को तोड़ रही है, जिसके कारण आज भी देश में विवाद हैं, वो मिल करके एक संस्कृति हो जाएंगे, इसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल था। और वास्तव में ऐसा हुआ भी कि जब तक मुस्लिम शासक सत्ता में रहे, किस प्रकार से उन्होंने ऐसी जिहादी मानसिकता का विकास किया, इस देश में धर्मांतरण कराया और किस प्रकार से हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, उनके धर्मस्थल नष्ट किए गए, उनके पुस्तकालय जलाए गए और उनकी जो सांस्कृतिक धार्मिक आत्मा थी उस पर चोट की गई। तो ये कहना कि दोनों एक राष्ट्र हो सकते हैं या दोनों मिल करके गंगा जमुनी संस्कृति हो सकते हैं, यह बहुत ही काल्पनिक सोच है और ऐसा हो पाना कभी संभव नहीं था। भारत में पारसी भी आए और आज हम उन पारसियों के योगदान को देख सकते हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कैसे उन्होंने हमारे देश के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान दिया। हमारे देश में अन्य कई पंथों के लोग निवास करते हैं, कभी ऐसी सांप्रदायिक समस्या नहीं रही, कभी ऐसा संघर्ष नहीं रहा और हमारी जो बहुलवादी संस्कृति है उसमें सभी को बराबर का स्थान था। लेकिन इस्लाम यहाँ पर भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ घुल मिल नहीं पाया, केवल उसने यहाँ विनाश किया, जबरन यहाँ धर्मांतरण किया। तो इसलिए यह संभव ही नहीं था कि गंगा जमुनी जैसी संस्कृति की बात की जाए। ये बड़े काल्पनिक प्रश्न है भारतीय इतिहास के लिए। जब मुसलमान संख्या में यहाँ कम हो गए और आधुनिक लोकतंत्र प्रारंभ हुआ, तब मुसलमानों में भय का मनोविज्ञान पैदा हुआ। लेकिन तब तक चूँकि इस देश में सामाजिक सांस्कृतिक शक्तियाँ इतनी प्रभावशाली हो गई थीं, हिंदुओं में सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन हुआ, राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे हिंदुओं ने आधुनिक सभ्यता संस्कृति अपना लिया और लोकतंत्र में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती गई। मुसलमानों में चूँकि सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन नहीं हो पाया, क्योंकि शुरू में अपनी सत्ता जाने के बाद मुसलमान बड़ी अनिश्चितता की स्थिति में था, तो उनमें सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन अगर हुआ होता तो यह हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होता। लेकिन ऐसा न हो पाने के कारण मुसलमानों का नेतृत्व या तो धार्मिक वर्ग करने लगा या मुसलमानों का जो अभिजात्य वर्ग था, इन दोनों ने आम मुसलमानों में भय का मनोविज्ञान पैदा किया और इन्हीं दोनों वर्गों के नेतृत्व करने के कारण मुसलमानों में सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन हो ही नहीं पाया। जबकि आप हिंदुओं में देखिए कि यहाँ राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे उदारवादी नेतृत्व के रूप में लोग आए, जिन्होंने पूरे समाज में जाति व्यवस्था, स्त्रियों के मुद्दे और जितनी सामाजिक कुरीतियाँ थीं उनके खिलाफ आंदोलन किया।
तो हिंदुओं का मध्यकाल से आधुनिक काल में जो रूपांतरण हुआ वह सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन के द्वारा हुआ। ज्योतिबा फुले से लेकर श्री नारायण गुरु और जितने दक्षिण भारत में से समाज सुधारक रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ऐसे इन लोगों ने जोर दिया कि हिंदुओं में जो सामाजिक बुराइयां हैं वो दूर हों, और उसका परिणाम हुआ कि हिंदू आधुनिक और प्रगतिशील हो गया। लेकिन चूंकि मुसलमानों को इसके लिए समय नहीं मिला, क्योंकि उनमें सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन वास्तव में हुआ ही नहीं, और अलीगढ़ आंदोलन बाद में एक राजनीतिक आंदोलन बदल गया। इसके बाद जितने सुधार आंदोलन हुए वे बेसिकली राजनीतिक आंदोलन थे। इन्होंने आम मुसलमानों में लोकतांत्रिक संस्कृति, आधुनिक शिक्षा, इसके प्रति कभी ध्यान नहीं दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि जो मुसलमानों का धार्मिक वर्ग था या मुसलमानों का जो उस समय इलीट क्लास था, अभिजात वर्ग था, इसने आम मुसलमानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। और यही कारण रहा कि देश के विभाजन के लिए ऐसे वर्गों को बहुत आसानी हुई। सर बिल्कुल सही बोला आपने। तो अभी हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। ये सर मुझे ये जानना है कि जैसे अभी आपने मुस्लिमों की बात की और कोई रेनेसा पीरियड नहीं आया, कोई प्रबोधन काल, लेकिन अभी अगर वो, क्योंकि अभी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है मुस्लिमों की, अगर अभी उनको इस चीज़ से बाहर निकलना हो तो उनको क्या करना पड़ेगा? समाज सुधारक आंदोलन के साथ साथ और कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा? क्योंकि जितने मुस्लिम पाकिस्तान में लगभग उतने ही मुस्लिम भारत में हैं और सब अच्छे से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा मुस्लिमों को कि वो आगे बढ़ सके और मेन स्ट्रीम में आ सके? देखिए, जो सच्चर कमेटी बनाई गई भारत में, सच्चर कमेटी की अगर आप सिफारिशें देखेंगे और उसकी फैक्ट फाइल आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुसलमानों की स्थिति इस देश में कितनी दयनीय है। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि मुसलमानों में चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, या ऐसे सामाजिक मुद्दे हों, सामाजिक सुधार के मुद्दे हों, वास्तव में उन मुद्दों पर काम नहीं हो पाया। और इनका जो नेतृत्व है या तो धार्मिक वर्ग के हाथ में है या आज भी ऐसे सामाजिक अभिजात्य वर्ग के हाथ में है। इस कारण से जो आम मुसलमानों का नेतृत्व है, जब तक वह सामने नहीं आएगा, जब तक मुसलमानों के सामाजिक मुद्दों पर, वहाँ महिलाओं में शिक्षा के मुद्दे पर, या उनमें जो आपसी विवाद हैं, चाहे वो धार्मिक मुद्दे हों, चाहे सामाजिक मुद्दों पर विवाद हों, जब तक इस पर खुलकर सामाजिक आंदोलन नहीं होगा। जैसे देखिए, दक्षिण भारत में खासतौर पे मंदिर प्रवेश आंदोलन हुए, और श्री नारायण गुरु से लेकर के ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार जैसा नेतृत्व सामने आया, जिन्होंने हिंदुओं में जाति व्यवस्था, जाति असमानता या जो धार्मिक पाखंड था, इसके खिलाफ जो आंदोलन किया, उसका परिणाम ये हुआ कि हिंदुओं में एक मजबूत मध्यम वर्ग उभर कर सामने आया। एक ऐसा वर्ग आ गया जिसने स्वयं नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया, और ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आंदोलन प्रारंभ हो गया। महिलाओं के मुद्दे, चाहे पर्दा प्रथा हो, सती प्रथा हो, महिलाओं का बाल विवाह हो या बहु विवाह हो, ऐसे मुद्दों पर यहाँ पर सामाजिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए, और खुल करके हिंदू धर्म में जो कमजोरियाँ थीं उसके खिलाफ इन्होंने प्रहार किया। उसका परिणाम ये हुआ कि हिंदुओं का नेतृत्व एक प्रगतिशील और आधुनिक वर्ग के हाथ में आ गया। यह वर्ग उदार भी था, प्रगतिशील था, आधुनिक शिक्षित था, और इसकी सोच वैज्ञानिक और तार्किक थी। इसका परिणाम ये हुआ कि हिंदू किसी भी अभिजात वर्ग या धार्मिक वर्ग के बहकावे में नहीं आया, वह स्वयं अपना निर्णय लेने लगा। लेकिन मुसलमानों में चूंकि जो रूपांतरण हुआ मध्यकाल से आधुनिक काल में, उसमें मुसलमानों को यह अवसर नहीं मिला, और उनका जो नेतृत्व था उसने इन समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया। परिणाम ये हुआ कि उनके आंदोलन सामाजिक सुधार के स्थान पर राजनीतिक आंदोलन हो गए, और मुसलमान, चाहे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग हो, इस तरह के जो राजनीतिक दल आए, उन्होंने मुसलमानों में भय का मनोविज्ञान पैदा किया कि भारत में आपको एकजुट होना है, नहीं तो आप यहाँ खतरे में रहेंगे। और उसका परिणाम ये हुआ कि मुसलमानों की जो वास्तविक समस्याएं थीं, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं, आधुनिक प्रगतिशील आंदोलन, इनसे मुसलमान दूर होता चला गया। तो आज भी भारत में ये जो मुसलमानों की समस्याएं हैं वो लगातार इसीलिए बनी हुई हैं कि जो आम मुसलमान है, लेकिन अब बड़ी खुशी की बात है कि आज चाहे पसमानदा समाज हो या मुसलमानों में से प्रगतिशील वर्ग हैं, वो अब सामने आ रहे हैं, और धीरे धीरे इसका प्रभाव भी दिख रहा है कि मुस्लिम महिलाओं में भी अब
अपने अधिकारों को लेकर के और ऐसे सामाजिक मुद्दों को लेकर के प्रगतिशीलता आ रही है, तो धीरे धीरे, लेकिन चूंकि इसमें समय बहुत ज़्यादा लग गया, तो अब जब तक मुसलमान इस राजनीतिक विचारधारा से अलग नहीं होगा, जब तक वह अपना सामाजिक मुद्दों पर अपने आप को मजबूत नहीं करेगा और धर्म के स्थान पर हमारे लिए राष्ट्र प्रमुख है, हमारे लिए भारत प्रमुख है, यह विचार नहीं आएगा, तब तक मुसलमानों में इस प्रकार का अलगाव और इस प्रकार की समस्याएं बनी रहेंगी। बहुत अच्छा सर, बहुत ही बढ़िया सर। मेरा आखिरी सवाल रहेगा और इसका आंसर मुझे पता है कि काफ़ी लंबा होने वाला है, लेकिन हम क्योंकि पार्टीशन की बात कर रहे हैं, मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, हम सबको पता है कि ज़्यादातर इंडिया में भी मुस्लिम कन्वर्टेड हैं, हिंदुओं को कन्वर्ट, धर्मांतरण हुआ उनका। पाकिस्तान की बात करते हैं सर, क्योंकि एक अलग देश बना, तो दो सवाल हैं। एक तो अखंड भारत की बात होती है, हालांकि भारत की जो पॉलिसी है वो एक्सपेंशनिस्ट नहीं है। भारत हमेशा कहता है कि हम रिविजनिस्ट देश, पीओके को छोड़कर हम ऐसा नहीं कि एक्सपैंड करेंगे, लेकिन फिर भी सर क्या अखंड भारत बनेगा? क्या हम पाकिस्तान और बांग्लादेश को सम्मिलित करेंगे? और दूसरा इसी में सवाल रहेगा कि पाकिस्तान का भविष्य क्या है? हम देख रहे हैं कि जो नफरत से देश बना है, आज वो उससे जूझ रहा है ना, जो सांप उसने पाले वही उसको डस रहे। सो सर, ये दो सवाल मेरे रहेंगे कि पहली बात, क्या अखंड भारत बनेगा, आपको क्या लगता है? और दूसरा कि आखिरकार पाकिस्तान का भविष्य है क्या? देखिए सिद्धांत जी, आपके प्रश्न का जो पहला भाग था उस पर मैं एक संक्षेप में चर्चा करूंगा कि देखिए, भारत में भी कुछ समय पहले गुलाम नबी आज़ाद ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत में जो भी मुसलमान हैं वो धर्मांतरण के कारण मुसलमान बने। मैंने उस पर दैनिक जागरण समाचार पत्र में एक संपादकीय लेख भी लिखा था। देखिए, यह सच्चाई है कि इंडोनेशिया में जहां आज मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है, वहां लोग धर्मांतरण द्वारा मुस्लिम तो बने, लेकिन उन्होंने अपनी सभ्यता संस्कृति को नहीं छोड़ा। और भारत में भी यही है कि यहाँ मुसलमान भले ही धर्मांतरण के कारण मुस्लिम बने, लेकिन उनके जो विचार थे, उनकी जो परंपराएं थीं, वो काफ़ी हद तक हिंदुओं जैसी ही थीं। लेकिन समस्या ये आई कि जब मुसलमानों को ऐसे राजनीतिक दल या ऐसा जो उनका नेतृत्व था, उसने उनको भड़काना शुरू किया और उनको राजनीतिक रूप से एकजुट करने का प्रयास करना शुरू किया, तभी से समस्याएं आनी प्रारंभ हुई। देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा भी हाल ही में सामने आया कि मुसलमानों के मुद्दों पर ख़ास तौर पर कुछ ऐसे राजनीतिक दल, कुछ ऐसे सामाजिक संगठन जब चर्चा करते हैं, तो एक मुद्दा ये आता है कि भारत में तो तुर्की मुसलमानों की संख्या न के बराबर है। और आज हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जो भारतीय मुसलमान हैं, एक कई महत्वपूर्ण उसके पीछे सामाजिक आर्थिक कारण थे कि जिन्होंने अपना धर्म छोड़ा। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि उन्होंने किस मजबूरी में उस समय छोड़ा होगा, लेकिन आज की परिस्थितियां एकदम अलग हैं। अभी जौनपुर ज़िले में एक उदाहरण आया, कई समाचार पत्रों में आपने भी पढ़ा होगा, कि जब कई मुसलमानों को यह पता चला कि उनके पुरखे हिंदू थे, तो उन्होंने अपना सरनेम आगे लिखना शुरू किया। अभी वहाँ आया कि उन्होंने अपने नाम के आगे फलां दुबे, फलां तिवारी लिखना शुरू किया, तो उन्हें अपनी जड़ें याद आईं। तो भारत में जो उग्र हिंदू संगठन हैं, उनको भी यह समझने की आवश्यकता है कि जो भारतीय मुसलमान है वह बेसिकली अपनी मातृभूमि के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति बहुत सजग है। और यह तथ्य स्वीकार करने की आवश्यकता है कि भारत में जो तुर्की और आक्रमणकारी मुस्लिम उस समय आए, उनकी संख्या इस समय न के बराबर है। तो यह भी समझने की आवश्यकता है कि आज पूरे देश का मुसलमान किसी भी ऐसे धार्मिक कृत्य के लिए या इतिहास की किसी घटना के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो केवल कुछ संख्या में हैं और जिनका अब इस समय राजनीतिक और सामाजिक महत्व बिल्कुल नहीं है। तो मुसलमानों को भी इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए कि भले ही हमारा धर्म बदला, लेकिन हमारी जो पीढ़ियाँ थीं, हमारी जो संस्कृति थी, हमें उसको सम्मान देना चाहिए। दूसरा, देखिए, आपका जो प्रश्न है कि क्या अखंड भारत बन सकता है, तो अब मुझे नहीं लगता कि ऐतिहासिक रूप से ऐसा संभव है, क्योंकि बहुत पानी बह चुका है सारी नदियों में और हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो ऐसा संभव नहीं, लेकिन इतिहास में कुछ असंभव भी नहीं है। अब देखिए, ये जो आज भारत की सशक्त सरकार है और उसके पीछे जो जनता का समर्थन है, उसको देख करके लगता है कि आज जिस प्रकार का राजनीतिक नेतृत्व है और जितने बड़े बड़े निर्णय ले रहा है, तो उसमें असंभव बिल्कुल भी नहीं लगता। और दूसरी बात, संवैधानिक रूप से पीओके तो हमारा हिस्सा है ही, हमने उसके लिए लोकसभा में सीटें छोड़ रखी हैं और हम अपने मैप में लगातार दिखाते हैं और वैधानिक रूप से हमारा हिस्सा है। तो इसमें कुछ ऐसी कोई बड़ी अड़चन नहीं, केवल
एक ऐसा महत्वपूर्ण राजनीतिक दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। और मुझे लगता है यह तो सत्य हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के मिला के फिर से एक अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा, यह केवल परिकल्पना है। ऐसा हो पाना अभी निकट भविष्य में तो संभव नहीं दिखता। लेकिन अगला जो आपका सवाल था कि पाकिस्तान का भविष्य क्या है, तो हमें देखना होगा कि पाकिस्तान का जब वर्तमान ठीक नहीं है तो उनका भविष्य कैसे ठीक हो सकता है। देखिए, भारत और पाकिस्तान में 3 महत्वपूर्ण अंतर हैं और उसी से आप उनके भविष्य को समझ सकते हैं। दोनों देश एक समय आज़ाद हुए, लेकिन भारत आज कितना प्रगतिशील और आधुनिक राष्ट्र बन गया। हम दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था में हैं, हम शीर्ष राजनीतिक शक्ति हैं, हम एक बड़ी सामाजिक शक्ति हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ समस्या क्या हुई कि पहली बात तो भारत एक उदार लोकतांत्रिक देश है, जबकि पाकिस्तान एक इस्लामिक धार्मिक राज्य है, एक थियोक्रेटिक स्टेट है। और उसका परिणाम ये है कि धार्मिक राज्य होने की वजह से वहाँ उदार लोकतंत्र विकसित नहीं हो पाया। वहाँ पर ऐसी कट्टरपंथी धार्मिक शक्तियाँ महत्वपूर्ण हो गईं जो किसी भी निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारत में चूंकि सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन हुए और यहाँ सामाजिक आर्थिक शक्तियों के कारण एक उदार मध्यम वर्ग पैदा हो गया, जो आज हमारे यहाँ राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक मुद्दों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पाकिस्तान में ऐसा मध्यम वर्ग विकसित नहीं हो पाया। इस कारण से वहाँ पर ऐसी उदार लोकतांत्रिक शक्तियाँ विकसित नहीं हो पाईं और वहाँ जो आज जो डिसीजन मेकिंग शक्तियाँ हैं वो या तो सेना है या वहाँ का कट्टर धार्मिक वर्ग है। तो ये दोनों शक्तियाँ केवल अपने हितों के लिए वहाँ के आम नागरिकों का प्रयोग करती हैं। चूँकि आम नागरिक आर्थिक और सामाजिक चेतना नहीं है, राजनीतिक चेतना नहीं है, इस कारण से वो डिसीजन मेकिंग की स्थिति में नहीं है। और जो देखिए तीसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है भारत और पाकिस्तान में, कि भारत ने अपना जो पुनर्निर्माण किया वह एक ऐसी उदारवादी लोकतांत्रिक संस्कृति के अंतर्गत किया जहाँ पर सभी को बराबर का स्थान दिया गया। यानी एक ऐसी संस्कृति जो सभी को साथ लेकर के, इंक्लूसिव जो ग्रोथ की बात थी, हम सभी को साथ लेकर के आगे बढ़ने में विश्वास करते थे। लेकिन पाकिस्तान ने चूंकि कट्टर इस्लामिक नीतियां अपनाई और उसका परिणाम भी देखिए हुआ कि पहले बांग्लादेश अलग हुआ, आज बलूचिस्तान और सिंध में बड़े पैमाने पर अलगाववादी घटनाएं चल रही हैं। बड़े पैमाने पर वहाँ पर सिया सुन्नियों में विवाद हो रहा है, वहाँ पर धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। तो एक ऐसा धार्मिक राष्ट्र बनाने का जो पाकिस्तान का संकल्प था, आज वह पूरी तरह से फेल हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में उदार लोकतांत्रिक शक्तियाँ विकसित नहीं हो पाईं और एक कट्टर धार्मिक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के कारण वे अन्य समुदायों को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ने में सफल नहीं हुए। तो निश्चित रूप से आज पाकिस्तान पूरी तरह से विघटन की कगार पर है, चाहे बलूचिस्तान का मुद्दा हो या सिंध में जिस तरह से अलगाव बढ़ रहा है। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की आज आर्थिक स्थिति लगातार ख़राब हो रही है, पाकिस्तान में आज आप शिक्षा की स्थिति देखें या वहाँ की सामाजिक स्थिति देखें, वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। तो आज पाकिस्तान का नेतृत्व जब तक एक ऐसे उदार लोकतांत्रिक शक्तियों के हाथ में नहीं आएगा जो समाज के निम्न और मध्यम वर्ग को आगे बढ़ाएं, उनको विकसित करें, जैसा भारत में हुआ, तो जब तक पाकिस्तान इस तरह की नीतियां नहीं अपनाएगा तब तक पाकिस्तान का भविष्य बिल्कुल ठीक नहीं है। और निकट भविष्य में वहाँ और राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक अस्थिरता और इस प्रकार के आर्थिक संकट लगातार बने रहेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सर, मतलब बहुत सारी आज हमको ऐसी बातें जानने को मिली जो हम सबको नहीं पता थी। और कमाल सर, बहुत अच्छे से आपने एक प्रश्नों का उत्तर दिया। तो दोस्तों, सुशील सर हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। और बहुत जल्द हम एक पॉडकास्ट भी शुरू करने वाले हैं। साथ ही साथ आप अगले कौन से टॉपिक चाहते हैं जो हम सुशील सर के साथ डिस्कस करें, वो ज़रूर बताइएगा। बाकी खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।